2-3 दिन पहले मैं शाम को बैठ के टेलीविज़न देख रहा था और सडनली स्क्रीन पे यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की शक्ल दिखाई दी। वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे न्यूयॉर्क से और उनका ये कहना था कि भारत और पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे साउथ एशिया में उत्तेजना फैले और एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो। ये बात उन्होंने इसलिए भी कही थी कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में एक रेफरेंस दिया था। चूंकि मैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे ये बात तुरंत से याद आई कि 1947 के एंड में और 1948 के शुरुआत में जो यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा था, वो कुछ देयर वाज अ फीलिंग ऑफ डेजा वू। एक ऐसी फीलिंग कि भाई ये मामला तो फिर से कहीं नहीं रिपीट कर रहा। अब मैं आपको बताता हूं ये कहानी जो शुरू हुई इमीडिएटली पार्टीशन के तुरंत बाद। पार्टीशन के साथ भारत ने एक अलग ही नज़ारा देखा जिसमें कम्युनल वायलेंस, मैसेकर, हिंदुओं का मरना, मुसलमानों का मरना, डिस्प्लेसमेंट, रेफ्यूजी मूवमेंट, जूनागढ़ का प्रॉब्लम, हैदराबाद की प्रॉब्लम, तरह तरह की डिस्प्यूट्स जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उभर के आईं। उस समय पाकिस्तान का ये कहना था कि जो उस समय कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी वो ब्रिटेन की लीडरशिप के तहत बैठ के इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे। और इसी संदर्भ में जिन्ना साहब ने एक चिट्ठी भेजी थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। तो जो ब्रिटिश थे, जब उन्होंने ये चिट्ठी देखी तो इंटरनली उन्होंने ये हिदायत दी जो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे कि इस मामले को जो है आप स्लो पेडल कर दीजिए, हम इसको अभी इस मामले को उठाना नहीं चाहते। साथ के साथ जिन्ना साहब ने क्या किया था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी यूनाइटेड नेशंस को और कहा था कि इस मामले को या तो यूएनजीए जो जनरल असेंबली है वो उसको देखे, और अगर यूएनजीए नहीं देखे तो फिर यूएनएससी देखे जो सिक्योरिटी काउंसिल है, या उस पर आर्बिट्रेशन। तो इन चीज़ों को भी जो है वो ब्रिटेन ने स्लो पेडल किया और बताया पाकिस्तान को कि साहब अभी आप इसमें मत पड़िए, क्योंकि अगर आप यूएन में जाएंगे तो ये मामला कहीं नहीं जाएगा, ये उलझ के रह जाएगा। इसलिए मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप इस पे अभी मत एम्फसाइज कीजिए। यूएनजीए का मामला इसलिए भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि वो टाइम बार्ड था। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक तरह से ब्रिटिशर्स के दबाव में आके, या ब्रिटिशर्स ने जो सलाह दी पाकिस्तान को, वो आगे नहीं बढ़े। अब जो है वो मामला आगे बढ़ता है जिसमें इंडिया जो है वो एट द इंसिस्टेंस ऑफ ब्रिटेन, देखिए एक तरफ तो पाकिस्तान को ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि साहब आप यूएन मत जाइए, दूसरी तरफ वो इंडिया को मजबूर कर रहे हैं कि वो यूएन जाए। तो 31 दिसंबर 1947 को मजबूर होकर इंडिया को यूएन में अंडर आर्टिकल 35 एक रेफरेंस देनी पड़ती है, जिसमें माउंटबैटन जो है वो बड़ी सख्ती के साथ जितना भी प्रेशर वो डालना चाहते थे इंडियन गवर्नमेंट पे डाल डूल के वो मना मनू के वो लेके जाते हैं। लेकिन इसके पहले ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वहाँ ब्रिटेन में, उनकी एक चिट्ठी आती है, नोएल बेकर, जो कॉमनवेल्थ रिलेशंस को देखते हैं कि भाई देखिए अगर आप इंडिया को लेके जाएंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी यूनाइटेड नेशंस में क्या रहेगी। जब वो हमारी स्ट्रैटेजी कहते हैं तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, उसमें कनाडा भी है, उसमें बाकी जितनी वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं वो सभी हैं। उनका ये कहना है कि साहब इस मामले को हम लोग उलझाएंगे।
माउंटबैटन को पता है कि ये मामला उलझने वाला है, फिर भी वो इंडिया को ले जाके यूएन के समक्ष रख देते हैं। वो क्यों रखते हैं? वो हैं तो इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल, बट इसेंशियली क्या है? इसेंशियली वो एक ब्रिटिश सर्विंग ऑफिसर हैं नेवी के, तो इसेंशियली तो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश इंटरेस्ट आर हिज फर्स्ट कंसर्न, तो वो लेके जाते हैं। अब वहां जो है वो अंडर सेक्शन 35 ऑफ द यूएन चार्टर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जाती है, जिसमें यह कहा गया है कि साहब हम और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप जो सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को एनालाइज कीजिए कि पाकिस्तान एग्रेसर है कि नहीं, कि पाकिस्तान जो है वो पूरी की पूरी सहायता दे रहा है जो लोग इंडिया में आ रहे हैं और इस तरह की मारकाट हो रही है। यही सिर्फ आपको डिसाइड करना है। लेकिन जब मामला वहाँ पहुँचता है, उसके साथ ये भी कहा जाता है, इंडिया ये भी कहती है कि भाई इन सेल्फ डिफेंस जो है हम और भी एक्शन ले सकते हैं, हम पाकिस्तान की टेरिटरी में भी जा सकते हैं, और ये एक्शन आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर के तहत लिया जा सकता है। ये बात ब्रिटिश को, अमेरिकन्स को, कैनेडियंस को, सभी को अच्छी तरह मालूम है। तो वो क्या करते हैं? वो एक तरफ एक रेजोल्यूशन करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई इस चीज़ को तुरंत एनालाइज किया जाए कि इंडिया आर्टिकल 51 के तहत आक्रमण कर सकता है कि नहीं पाकिस्तान के ऊपर। और दो चीज़ें, एक कि भाई ये प्रैक्टिकल एक्शन है या रीजनेबल एक्शन है, इस चीज़ को एनालाइज किया जाए। और ये दोनों एनालाइज करके इन अ वेरी प्रेडिक्टेबल फैशन कहा जाता है कि नहीं साहब, इट्स नीदर प्रैक्टिकल, इट्स नीदर रीजनेबल ऑन पार्ट ऑफ इंडिया टू अटैक पाकिस्तान। इस तरह की जो है एक रिकमेंडेशन आती है और उस रिकमेंडेशन के साथ रेजोल्यूशन में एक चेंज लाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि साहब आप सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करिएगा अगर आप अटैक करिएगा, अटैक करने के पहले आप कंसल्ट कीजिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कंसल्टेशन में जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो कंसल्ट करके आपको यही कहेगा कि नहीं साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो जब मैंने एंटोनियो गुतेरस को 2-3 दिन पहले ये बोलते देखा टेलीविज़न पे कि साहब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, तो मुझे उस समय के जो प्रेसिडेंट थे सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी स्टेटमेंट और उनका रेजोल्यूशन याद आ गया जो हूबहू यही था 1948 में, हूबहू यही था। इनफैक्ट मुझे डेट भी शायद याद हो, मैं गलत अगर नहीं हूं तो वो 17 जनवरी 1948 की डेट थी। और इसके बाद फिर जो हुआ वो आप सबको विदित है कि किस तरीके से फिर ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने जो है वो प्लेबिसाइट के ऊपर इंसिस्ट करना शुरू किया। और गांधी जी के मरने के बाद फरवरी में जब भारत ने ये देखा कि हम लोग जो चाहते थे उसके एकदम ठीक विपरीत जो है वो बात जा रही है यूनाइटेड नेशंस में, तो हम लोग वापस आए कंसल्टेशंस के लिए इंडिया में, और एक बार फिर जो है वो मार्च में ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिसके बाद 31 दिसंबर को 1948 को जाके सीज़ फायर हुआ। लेकिन उसमें उसकी एक अलग कहानी है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो एंटोनियो गुटेरस के साथ पाकिस्तान की और इंडिया की और तमाम अन्य लोगों की जो मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में, और हमारे अपने लोगों ने जो है वो यूएन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ ब्रीफ किया है, तो ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो बात हमारे हित में है उसे हमें करना ही होगा। और अगर ये हमारे हित में है कि हम टेररिस्ट कैंप्स को जाके हिट करें, क्योंकि अदरवाइज दोस टेररिस्ट आर गोइंग टू रेक हैवॉक इन आवर कंट्री, देन वी हैव टू डू इट। अदरवाइज द सेम थिंग, द सेम काइंड ऑफ ऑब्फस्केशन which the powers then had done it, the same thing will get repeated again. अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें,
प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद।